इस वक्त मैं गॉटलैंड फार्म में मौजूद हूँ। ऐसा गॉटलैंड फार्म कि जिन्होंने पाकिस्तान में बकरी फार्मिंग, गॉट फार्मिंग का पूरा ट्रेंड ही चेंज करके रख दिया। ऐसा फार्म के जिन्होंने इस बात को समझाया कि गॉट कीपर और गॉट फार्मर में फ़र्क क्या होता है, और ऐसी शख्सियत और पर्सनैलिटी कि जिन्होंने इस गॉट फार्म को, एक गॉट इंडस्ट्री, इस फार्मिंग को एक इंडस्ट्री की सूरत में लोगों के सामने रखा कि सिर्फ चराना और बांध देना और दूध दो लेना यही मकसद नहीं है, इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। तो आज जानते हैं कि फार्मिंग कैसे की जाती है, असल फार्मर कौन होता है, गॉट कीपर और गॉट फार्मर में फ़र्क क्या है, और इस फार्मिंग का पोटेंशियल क्या है, पाकिस्तान में, बैरून ममालिक और दुनिया में फार्मिंग कैसे हो रही है, और दुनिया फार्मिंग को, गॉट फार्मिंग को दुनिया किस नज़र से देखती है, और मेरा पाकिस्तानी फार्मर या किसान किस नज़र से देखता है। तो इन्हीं चंद चीज़ों पे आज की डिस्कशन होने वाली, और फिर इसके साथ बताएंगे कि गॉट फार्मिंग में बिजनेस स्केजुअल्स क्या हैं, कितने ज़राए से आप इसको अपनी ज़राए आमदन के ज़राए बना सकते हैं। सर जी, सबसे पहले तो मेरे देखने वालों को गॉट फार्मर और गॉट कीपर का फ़र्क बताइएगा, क्योंकि बंदे जब कहते हैं ना कि वो हमारे गांव में या देहातों में कहा जाता है कि अगर तू कोई भी काम नहीं करेगा फिर बकरियां ले ला, मतलब कि वो बिल्कुल डी ग्रेड बंदे का, बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट बंदे का काम है। वो लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल जाहल बंदे का काम है। तो आपका इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? देखें जी, दुनिया में कोई भी जानवर है किसी किस्म का भी, उसमें कैटेगरियाँ होती हैं। कुछ लोग ने सिर्फ दिहाड़ी लगानी होती है, मतलब मज़दूरदार तबका भी बीच में होता है ना जी, तो उसे थोड़े से मुनासिब से अगर पैसे मिलते हैं ना तो उनका गुजारा हो जाता है। उसी शोबे में उन्हीं जानवरों के साथ कुछ इन्वेस्टर्स भी होते हैं, कुछ आप कह लें कि बिजनेसमैन भी होते हैं जिनके पास सरमायाकारी होती है। अब वो उसको उस नज़र से नहीं देखते जिस तरह एक आम मज़दूरदार शख्स देखता है एक चीज़ को। मतलब एक बंदा जिसके पास है ही सारे 2 4 5 7 लाख, तो वो क्या करे? अब वो फार्मिंग तो कर नहीं सकता, उसकी मजबूरी है। ज़ाहिर है उसने फिर बाहर ग्रेजिंग पे आगे पीछे जाके अपना गुजारा करना है। अब एक बंदा जिसके पास कुछ 2 4 करोड़ है या 50 लाख है या समथिंग कुछ बड़ी रकम है, तो अब वो उस तरह उसके लिए तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस तरह उसकी कोई कमर्शियल शेप नहीं बनती कारोबार की। तो उसे फिर बाकायदा तौर पे शेड बनाने पड़ते हैं, उनकी खुराक का इंतज़ाम करना पड़ता है, अच्छे नस्ल के जानवर रखने पड़ते हैं ताकि वो इस चीज़ को तजारती बुनियादों पे लेके चल सके। सही। सर, यहीं से एक अगली बात शुरू होती है कि आपका कहना है कि हर बंदे की कैटेगरी डिसाइड करती है कि वो इस कारोबार को किस नज़र से देखता है। तो मेरे देखने वालों को एक्सप्लेन कीजिएगा, आया कि एक छोटा बंदा, एक आम बंदा जो देहाती लेवल पे या अपनी रोज़ी रोटी चलाने के लिए करता है, वो तो कर रहा है, लेकिन लोगों की समझ से ये चीज़ बालात आ रहा है कि एक बड़ा बिजनेसमैन, एक बड़ा इन्वेस्टर और एक बड़ा जो सेटअप लगा के इससे ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है। क्योंकि ये इसको बिजनेस कैजुअल के हवाले से अगर आप देखें तो बताइएगा कि इसमें कितनी कैटेगरीज हैं, बड़े लोग, बड़ी इन्वेस्टमेंट और बड़ी इंडस्ट्री के तौर पे फार्मिंग कैसा बिजनेस है? देखिए, इसमें जो बुनियादी तौर पर बकरियाँ ना, ये डेयरी सेक्टर है। मतलब आपने बकरियाँ अगर रखनी है, यानी कि मादा जानवर अगर आपने रखना है, तो फिर आपको वो मतलब दूध वाले जानवर रखने पड़ते हैं। जैसे ये जानवर आप देख सकते हैं, ये सारे अच्छा दूध देने वाले जानवर हैं। इनमें चंद जानवर ऐसे होंगे जो 5 किलो से कम दूध देते होंगे। तो ये 5 किलो, 7 किलो, 8 किलो, 9 किलो तक की इनकी कुछ जानवरों की कैपेसिटी होती है। माशाल्लाह। तो मतलब एवरेज अगर हमारे पास फार्म में 4 से 5 किलो दूध आता है ना, तो बड़ा अच्छा डेयरी गोट फार्म होता है। अब दुनिया में 2 टाइम का 5 किलो? हाँ, 2 टाइम का। मतलब वैसे तो कुछ जानवर होते हैं वो 7 8 9 किलो तक भी जाते हैं, लेकिन वो चंद होते हैं। मतलब वो 100 में से 5-10% कह लें। सही है। अच्छा, अब दुनिया में अगर आप देखते हैं जितनी भी डेयरी इंडस्ट्री है, अगर हम उनका आपस में मुआवजा करते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा जो एक वैल्यू एडिशन जिस डेयरी सेक्टर में मिलता है वो गोट डेयरी सेक्टर है। सही है। मतलब आप देख लें कि गाय का दूध है, भैंस का दूध है, उसका ऊँट का दूध है, जितने भी दूध दुनिया में इस्तेमाल होते हैं ज़्यादातर ये गाय का इस्तेमाल होता है। तो उसमें जितनी भी उसकी बायो प्रोडक्ट्स बनती हैं, उनकी वो वैल्यू नहीं जो गोट के, जो बकरी के दूध से जो बायो प्रोडक्ट्स बनती हैं उनकी जो वैल्यू है। अब देखिए, मुझे कल एक साहब ने तस्वीर शेयर की कि उसमें जो बकरी का चीज़ था वो तकरीबन 9-10 हज़ार रुपये के लगभग था पाकिस्तानी करेंसी में 1 केजी। और बकरी गाय का होता है वो शायद 2500-3000 के लगभग है। सही। मतलब कितना वैल्यू डिफरेंस है दोनों में। इसके अलावा गाय का दूध, बकरी का दूध गाय के दूध से 5 गुना महंगा होता है इंटरनेशनल मार्केट में।
सही है। मतलब अगर हमारे यहाँ पे 150 रुपये केजी गाय का दूध है तो 700-800 रुपये बकरी का दूध है, सही। बल्कि अमूमन इससे महंगा मिलता है। 1000 रुपये एक उसका स्टैंडर्ड रेट है। अगर आपको ब्रांड में पैकिंग में एक अच्छी क्वालिटी के साथ अच्छी कंपनी का दूध मिले, पाकिस्तान में तो होता नहीं है, यहाँ पे तो इतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों में। तो बकरी के दूध की अफादियत तो गोरे समझते हैं, दूसरे मुल्कों के लोग समझते हैं जो ज़रा हेल्थ कॉन्शियस है, सही। तो वो इसकी कीमत देते हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इसमें बड़ा पोटेंशियल है कि अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आपको इस चीज़ का शौक़ है, आपके पास एक्सपीरियंस अपना भी है, एक्सपीरियंस लोग भी हैं आपके पास, तो फिर आप अगर गोट डेयरी सेक्टर में आते हैं तो इसके दूध से आप काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स बना के, वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स बना के वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं और पाकिस्तान में सुपर स्टोर्स पे उनकी अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा फील्ड है कि जो अभी हाल ही पड़ा है पाकिस्तान मतलब कि इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल अभी बाकी है। अभी किसी ने इस पे काम ही नहीं किया, ये सारा मैदान खुला पड़ा हुआ है। सही है। जो अच्छा इन्वेस्टर आएगा, अच्छी ब्रीड के साथ आएगा, अच्छी मशीनरी के और अच्छी एक्सपर्टीज़ को साथ लेके आएगा, वो अपने सुपर स्टोर्स में अपने ब्रांड मुतारफ़ करवा सकता है बड़ी आसानी से। सर ब्रीड के वाले से दूसरी अहम चीज़ है कि जैसे हमने पहले भी इसको फार्मिंग को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो एक कैटेगरी तो वो है कि जिसके पास लोएस्ट जानवर हैं और उनकी कैपेसिटी भी लो है, और फिर जो फार्मर है वो भी लो कैपेसिटी का मुतहम्मिल है, और दूसरी तरफ हाईएस्ट जानवर है और हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट है। तो हाईएस्ट फार्मिंग के लिए ब्रीड कौन सी होनी चाहिए? आपके पास कौन सी ब्रीड है? क्या हल्की ब्रीड में कुछ जेनेटिक तब्दीलियां करके उसको अच्छी रेशियो पे ले जाया जा सकता है? हाँ साहब, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो अगर आपके पास सरमायाकारी कम है और आपके पास अपनी ज़मीन मौजूद है, मतलब आप किसान हैं, तो फिर तो आप ज़राअत करके सस्ता चारा उगा के तो थोड़ा टाइम आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। आप हल्की ब्रीड को ही ले के चल सकते हैं, अच्छी नस्ल के बकरे क्रॉसिंग करवा के 2-3 नस्लों के बाद वो भी नस्ल काफ़ी बेहतर हो जाती है। लेकिन उसमें आपको कम से कम भी 5-7 साल लग जाने हैं, फिर आपके पास एक मुनासिब नस्ल आपके सामने आएगी। तो वो भी इसलिए कि आपके पास अपना चारा होगा, आपका खर्चा कम होगा। लेकिन अगर आप चारा बाहर से लेते हैं फिर ये मुमकिन नहीं है। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा मशहूर ब्रीड है गोट की, डेयरी ब्रीड है, वो है सानन, स्विट्ज़रलैंड की ब्रीड है। इसके अलावा कैलेटॉगनबर्ग है, ला मांचा है, और कई इसमें ब्रीडें आ जाती हैं जो डेयरी के वाले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हाँ, डेयरी के हवाले से। तो अगर तो हम वो ब्रीडें लें पाकिस्तान में, उनका तो बड़ा फ़ायदा, बड़ा पोटेंशियल है। वो इस तरह, क्योंकि वो लोग वो तो सदियों से इस पे काम कर रहे हैं, उन्होंने इस जानवर की अहमियत को समझा। हमने तो आज भी यही कहते हैं कि ये सुन्नत रसूल है, इसके दूध में शिफा है, लेकिन हम उसे अपनाने के लिए अंदर से तैयार नहीं, और उस पर फिर उस हद तक हम मेहनत करने के लिए भी तैयार नहीं है। हम कहते हैं कि सुन्नत रसूल तो है, लेकिन हम सुन्नत समझ के रखें और ये अपना फ़र्ज समझ के अपने हमें दूध देती जाएँ। हाँ, दूसरा हम और हमारा जो माशरा है और हमारे फैमिली है, ये भी इस जानवर को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। वैसे कह देंगे कि बड़ा बाबरकत है, लेकिन उनका अंदर नहीं मानता। जी जी बिल्कुल। तो उन कौमों ने, वो बेशक मुसलमान नहीं थे, उन्होंने सदियों पहले ही इस चीज़ की अहमियत को, वैल्यू को समझा, उन्होंने ब्रीड पे काम किया। ब्रीड पे काम। अब ये सानन और सारी ब्रीड ये डेवलप हो चुकी हैं, मतलब इन सब का कद काठ एक जैसा, रंग एक जैसा, फिज़ीक एक जैसी, दूध की कैपेसिटी एक जैसी, तो ये डेवलप हो चुकी है ब्रीड। अगर हम वो ले आते हैं तो वो फिर हमें बड़ा फ़ायदा देती है उनका, क्योंकि जेनेटिक बैकग्राउंड भी होता है सारा, पता होता है कि ये बिल्कुल डिजीज़ फ्री है, इनकी मिल्क कैपेसिटी इतनी है, बच्चे देने की कैपेसिटी इतनी है, इतना साल ये दूध देती हैं, वो सारा डिफाइंड है। सही है। हमारे यहाँ पे ये ब्रीड है, अब ये बकरी हो सकता है 4 किलो दे, 7 वाली बकरी 8 किलो देती है। सही है। वो परली जो है 6 किलो देती है, वो एक 5 किलो देती है। मतलब ब्रीड डेफिनेशन कोई नहीं, ठीक है। एक बच्चे 2 देती है और एक देती है और एक 5 देती है। सही है। तो अभी इस पे हमें वर्किंग काम करने की ज़रूरत है। अभी 5-10 साल 20 साल ये इस पे काम चलेगा, अच्छे फार्म बनेंगे, वो अच्छे से अच्छे जानवर को आगे ब्रीड में लेके आएंगे, तो फिर ये ब्रीड डेवलप हो सकती है। सर आपकी अब तक की वर्किंग क्या कहती है कि आपने इस वक्त जो डेयरी के वाले से, क्योंकि इसको आगे चल के हम इस बात पे भी डिस्कस करेंगे कि गोश्त और डेयरी के जानवरों में भी फ़र्क है, जो गोश्त के लिए फार्मिंग की जाए या डेयरी के लिए। तो सर डेयरी पे ही बात करते हैं, तो आपने पाकिस्तान की कौन सी ऐसी ब्रीड है जिसको आप इस वक्त, जो पाकिस्तानियों की ज़ुबान ज़द आम हो, जिसको आप समझते हो कि ये डेयरी के वाले से कम अच्छी ब्रीड है, जो आपकी आजमूदा भी हो? देखिए, जो हमारे पास अभी ब्रीड है ना, ये इसे कहते हैं अमृतसरी ब्रीड उर्फ़ आम में। इसमें 2 रंग होते हैं, एक काला सफ़ेद होता है, एक सुर्ख सफ़ेद। वो परली देख लें, ये काला सफ़ेद है, काले भी होते हैं, ब्लैक, इसमें भी सफ़ेद है, देख लें। या सुर्ख होते हैं सारी, जैसे ये खड़ी है। जी जी। तो आप इनकी फ़िज़ीक देख सकते हैं, हवाने खुले खुले हैं, बॉडी स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है,
तो ये इनके लिए हड्डियों का स्ट्रक्चर। हाँ 5-7 किलो दूध देना इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, सही है। अगर अच्छी ब्रीड हो तो। अब ये बकरी पीछे खड़ी है, ये 8 केजी दूध देती है, 5 बच्चे देती है, लेकिन हर बकरी इस कैपेसिटी की नहीं होती। बकरियों की कैपेसिटी में फ़र्क होता है। तो अपने जो एक्सपीरियंस आया ना पाकिस्तान में, अब मक्खी चीनी ब्रीड है वो अच्छी ब्रीड है, लेकिन डेयरी के हवाले से कभी उस पर काम नहीं हुआ। सर पाकिस्तान में एक दूसरा इशू है कि अगर कोई फार्मिंग की तरफ आता है या बकरियां रख लेता है, बाद में उसकी केयर टेक वो आम मामूल के मुताबिक करता है, साल 1.5 साल बाद वो दिखता है, निकालता है, कैलकुलेट करता है, तो कुछ भी नहीं बचता, बस माँ सिवाय उनकी सांसें चल रही होती है बकरियों की, या उनमें जो को प्रॉफिट होती है वो ब्रीड की शक्ल में होती है, और ब्रीड उसमें 50% अगर या फिर 30% तो डेड हो जाती है, या बकरियां वो अपनी ग्रोथ रोक देती हैं। तो सर इसमें एक तो एनवायरनमेंट है और दूसरा फीड की प्लानिंग भी हमारे आम देहातों में या आम लोगों की थोड़ी डिफरेंट है। अगर आप इसमें एजुकेट कर सकें कि एक बकरी की जो हेल्थ है, इसकी जो फिज़िकली इसका स्ट्रक्चर है, वो कैसी फीड चाहता है, इसको किस तरह के प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, इसके बच्चों को किस तरह की हेल्थ की ज़रूरत होती है, ताकि वो सर्वाइव भी कर सकें और अपना जेनेटिक भी बेहतर कर सकें। देखिए इसमें जो इनकी न्यूट्रिशन है ना, वो बुनियादी तौर पे समझने की बड़ी ज़रूरत है। तो अगर हम इस चीज़ को नहीं समझते तो हमें इसमें फिर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लॉस होता है। मतलब अगर आपके पास हैवी मिल्किंग एनिमल है, जैसे एक अच्छा डेयरी का जानवर वो होता है जो कम से कम भी एवरेजन 4 से 5 किलो दूध दे आपको सारा साल। ज़बरदस्त। अब ये 10 महीने जो अच्छा डेयरी एनिमल है वो आपको दूध देता है साल में, यानी कि 305 दिन। बाकी जो 60 दिन होते हैं, 2 माह वो ड्राई रहता है, मतलब जब वो क्रॉस होता है, हमला होता है, आखिरी हमल के आखिरी 2 माह वो दूध नहीं देता। तो अगर वो आपको 305 दिन 5 लीटर एवरेज दूध दे रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि वो बहुत हाई मिल्किंग यील्ड आपको दे रहा है। सही है। बहुत अच्छा जानवर है। अब उसके लिए उसकी न्यूट्रिशन को समझना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में हमारा मसला ये है कि हमने कभी भी बकरी को डेयरी के हवाले से देखा नहीं। मैं पहले जिक्र कर रहा था कि मक्खी चीनी अच्छी ब्रीड है, लेकिन हमने सिर्फ उसे कुर्बानी के बकरों की हद तक देखा, सही है। इससे आगे नहीं देखा, हालांकि उसमें डेयरी पोटेंशियल मौजूद है। इसके अलावा जो अपना DDP ब्रीड है, डेरा दीन पनाह ब्रीड, उसमें भी डेयरी पोटेंशियल मौजूद है, वो भी 5 किलो तक दूध दे सकती है, क्योंकि उनका थान हवाना मैंने खुद मुशाहिदा किया है। सही। उस साइड पे, जिस साइड पे होती है, हम गए थे, देखा था वहाँ पे। कौन सा एरिया सर? मतलब ये जो डेरा गाजी खान और इस साइड पे अच्छा जानवर मिलते हैं, जनूबी पंजाब वाली साइड। हाँ, मतलब रहीम यार खान वाली। रहीम यार खान साइड पे, इधर इनके रेवड़ मैंने कुछ चंद देखे हैं। तो मतलब इसमें अब बात यह कि हम डेयरी के हवाले से देखते नहीं इन्हें। जब देखते नहीं है तो फिर हमें इनकी डाइट का इल्म नहीं हो पाता, क्योंकि हमने इनसे दूध नहीं लेना होता। हम क्या करते हैं, सब्ज़ चारा भी डाला, तूड़ी और भी इनका डाली। बिजनेस का सीजन भी हम सिर्फ समझते हैं सिर्फ कुर्बानी है, इसके अलावा और कोई बिजनेस का सीजन ही नहीं है। हाँ, तो ये ऐसी चीज़ है कि जिस पे जब तक हम डेयरी पे काम नहीं करेंगे उस वक्त तक हम इनकी खुराक को नहीं समझ पाएंगे। सही है। अब देखें, गाय को अगर हम देते हैं तूड़ी नहीं, देखें 3 किलो दूध पे 1 किलो वंडा देते हैं। अब बकरी का कभी किसी ने जिक्र किया है कि ये कितना दूध दे तो कितना वंडा मिलना चाहिए? कहते हैं ये फीस बिल्ला दूध देती। फीस भी लेला। तो अब इसलिए हम इसकी खुराक को समझ नहीं पाए, खुराक मुतवाजन नहीं कर पाए। बकरियां बॉडी स्कोर अपना इम्प्रूव नहीं कर पाती, बकरियां अच्छे सेहतमंद और ज़्यादा बच्चे नहीं दे पाती और अच्छा दूध नहीं दे पाती। तो इस वजह से पाकिस्तान में डेयरी का कोई वजूद नहीं है। जब हम डेयरी पे काम करेंगे तो फिर इसकी खुराक की अहमियत सामने आएगी। खुराक के हवाले से हमने इस पे ये काम किया कि पाकिस्तान में खुश्क लूसन हमने मुतारफ़ करवाया बकरियों के हवाले से। जी। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हज़ारों लोग खुश्क लूसन डाल रहे हैं बकरियों को, और उनकी जो बकरियां पहले मरती थी अब वो नहीं मारी। इसके अलावा हमने अपना एक TMR फीड के नाम से वंडा भी मुतारफ़ करवाया, वो भी काफ़ी पॉपुलर है बकरियों में, हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब जो इनकी खुराक है उस पर हमने काफ़ी वर्किंग की है, लेकिन असल वर्किंग तब सामने आएगी जब इंडस्ट्रियल लेवल पे गोट डेयरी पे काम होगा। फिर उसमें आप कह लें कि फीड इंडस्ट्री सामने आएगी, एक्सपर्ट्स सामने आएंगे, तो फिर जो एक फीड फार्मूलेशन तैयार होगी वो मैं समझता हूँ आज से भी बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। सर इसके बिजनेस को डेयरी, गॉट डेयरी को और जो काओ है डेयरी को, आप कैटल की डेयरी और जो गॉट की डेयरी है, इनमें आप क्या देखते हैं कि डिफरेंस? अखराजात भी काफ़ी कम है और बिजनेस पोटेंशियल इसका कैसा होगा? इन दोनों का अगर मुवाजना करें तो इसमें आप किसको ज़्यादा ग्रेड देते हैं? देखिए, दोनों चीज़ों में पोटेंशियल है, हर एक बंदे का अपना सोचने का अंदाज़ है। जब मेरा ज़ाती एक नज़रिया है ना जी, कि जब आप भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं ना,
भीड़ में दाखिल हो जाते हैं, फिर आप भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और अक्सर औकात आप भीड़ में रोंदे भी जाते हैं। सही है। अब हर बंदा जो है पाकिस्तान में वो गाय भैंस को लेके चल रहा है। जिसको भी देखें जी डेयरी का काम करना नहीं, उसने मैंने 10 इंपोर्टेड गाय मंगवा ली हैं, 20 मंगवा ली हैं, 50 मंगवा ली हैं। कभी किसी ने ये कहा कि मैंने 50 डेयरी गोट्स भी मंगवाई हैं बाहर से, या इधर पाकिस्तान में मैं एक अच्छी ब्रीड तैयार कर रहा हूँ, उसे मैं दूध लूँगा और दूध बेचूँगा या उससे कोई प्रोडक्ट बनाऊँगा। मतलब कि अगर देखा जाए तो डेयरी सेक्टर तो वो भी गाय का भी ठीक है, ये भी ठीक है, पर इसमें हमारी तवज्जो नहीं है। वो इसकी वजह ये है कि एक तो ये महंगा सेक्टर है। अब देखिए बकरी औसतन 3 किलो दूध देती है रोज़, अब गाय जो है वो 40 किलो दूध देती है। इसका मतलब है कि 13-14 बकरियां हो तो गाय जितना दूध आया। सही अब है। एक अच्छी ब्रीड की जो बकरी है दूध देने वाली 4 किलो 5 किलो सालाना, अब वो कितने की मिलती है? अगर आप बाहर से सानन मंगवाएं तो वो भी 6-7 लाख से कम पाकिस्तान में नहीं पहुंचेगी एक बकरी। सही है। अगर मंगवाएं तो ज़ाहिर है आने का भी खर्चा होता है। पाकिस्तान में आप अगर इसकी अच्छी ब्रीड लेने जाएं, कोई भी बंदा अच्छी बकरी आपको 4-5 किलो वाली 2-4 लाख से कम नहीं देगा। जो देगा वो झूठ बोलेगा। सही है। अब देखें 13-14 बकरियों की कास्ट कहाँ पे चली गई। सही। आप मतलब 2-2.5 लाख की एक बकरी लगा लें अच्छी दूध देने वाली ब्रीड वाली, वैसे बकरी तो 35,000 की भी मिल जाती है। लेकिन अगर आपने काम करना है तो फिर ज़्यादा ब्रीड पे करना है, तो उसकी एक वैल्यू होती है। सर यहाँ पे मेरे देखने वालों का एक बड़ा अहम सवाल होगा कि गोट लैंड फार्म का मोटिव क्या था और आपका इस वक्त बिजनेस कैजुअल्स क्या हैं। आपने अगर एक कॉमन सवाल किया जाए तो 3 से 4 साल का अरसा लगभग आपको करीब हो चुका है। 6 साल हो 6 साल हो चुका है। 2017 में शुरू किया। तो इस इतने अरसे में गॉटलैंड ने क्या खोया, क्या पाया और आपके बिजनेस कैजुअल्स क्या हैं? अच्छा, पहली तो बात मैं जो कह रहा था ना वो थोड़ी सुन लीजिएगा कि 13-14 बकरियां 2.5 लाख की एक हो तो कितने की होगी? 30-40 लाख की, 35 लाख की। गाय कितने की हुई? 10 लाख की। कितना डिफरेंस आ गया। अगर गाय का दूध 150 रुपये किलो है तो इसका कितना बनेगा उस हिसाब से? वर्किंग ज़्यादा है, खुराक ज़्यादा है, छोड़ दे इसका काम। हाँ। अच्छा, तो पहली तो बात ये है कि इसमें पोटेंशियल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाला काम है। हम समझते हैं ये कम पैसे से काम होता है, वो डेयरी का नहीं होता। वो वैसे फैटनिंग का, ईद का, वो ये सारे काम होते हैं। सही है। अच्छा, दूसरा आप पूछ रहे हैं कि हमने इसमें क्या खोया क्या पाया। हमने इसमें ये वो जैसे वो मौलवी साहब कहते हैं ना कि जो दूध वाला होता है वो खोया और जो बकरी का पाया है ना वो लतीफ़ा भी। मतलब हमने इसमें सीखा बहुत कुछ, हमने इसमें बड़ा कुछ गवाया, हमने इसमें बड़ा कुछ पाया। मतलब हमने एक ब्रीड पे काम किया, हमने जानवरों को सेहतमंद रखना सीख लिया, इनकी फ़ीड बनाई, फ़ीड हम सेल करते हैं, वो भी एक प्रॉफिट एक्टिविटी है, बिज़नेस एक्टिविटी है। अगर ये ना करते तो वो कैसे सामने आता। सही। अब हमने इन्हें खुश्क चारा मुतारफ़ करवाया, वो डाला, अब वो सेल भी करते हैं। मतलब हमारी सेल एक्टिविटी इन्हीं कामों से हो रही है। अब इनका दूध है, दूध भी हमने अब सेल करने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। दूध के पे चीज़ बनाने का भी हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है। देसी घी भी हमने वो बनाया हुआ है, वो भी अब सेल कर रहे हैं। है ज़रा महंगा 12,000 रुपये केजी लेकिन आप यकीन करें कि 12,000 केजी में भी वो हमें पल्ले से पड़ता है। लेकिन क्योंकि नया प्रोडक्ट है, इसलिए एक बकरी के कितने दिन के दूध से 1 किलो बनता है? ये तो आप कह लें कि 1 मन दूध हो तो उससे 1 किलो बनेगा। अच्छा, 1 मन में से? हाँ, तो वो आप जब मन दूध बकरी से लेते हैं फिर पता चलता है आपको आपकी कास्ट कितनी ऊपर चली जाती है। महंगाई भी आपको पता है कितनी हो चुकी है। तो मतलब हमने इसमें प्रोडक्ट लाइन में आया, हमने बकरियों की प्रोडक्ट्स खाने की बनाई, बकरियों के दूध से प्रोडक्ट्स बनाई। आगे टोटल इस वक्त कितनी प्रोडक्ट्स हैं मिनिमम जो आपकी इस गोट के हवाले से चल रही हैं? मेरे हिसाब से जो बकरियों की प्रोडक्ट्स हैं ना, जो ये इस्तेमाल करती हैं बकरियाँ, वो 15 के लगभग होगी हमारी तकरीबन इस वक्त। सही है। मैं सर आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ, अमूमन लोगों के क्वेश्चंस ये होते हैं कि सर बकरियों के रेट्स क्या हैं जी। एक छोटी बकरी या दूध देने वाली बकरी या एक बकरा, वो आप कितने में सेल करते हैं? क्योंकि गॉटलैंड की माशाल्लाह ब्रीड को भी एक काफ़ी, जैसे आपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं तो उस वाले से लोग चाहते हैं, तो ये भी बता दीजिएगा। अभी देखिए हमारे पास जो इस वक्त फॉर सेल जानवर हैं वो हैं 4-6 दांत, यानी कि 2 साल उनकी एज है। तो वो हमला है 4 माह के। पिछले हफ्ते हमने कोई 10 जानवर फ़रोख्त किए हैं। वो हम तोल के देते हैं 2,000 रुपये केजी के हिसाब से। 70-80 केजी के करीब वज़न आता है। वो 1.5 लाख के आगे पीछे जानवर बनता है। उसका ये फ़ायदा होता है कि वो 4 से 6 दांत पे हम जाके क्रॉसिंग में डालते हैं, वो अपना बॉडी स्ट्रक्चर बना चुका होता है। अच्छे बकरिया से वो क्रॉस होता है। वो जब लोग लेके जाते हैं तो 1 आध माह में वो बच्चे दे देता है। वो जो आप जो देते हैं वो 1 माह बाद बच्चे दे देता है, बच्चे देने वाला होता है। हाँ। सही है। तो ये मतलब इस तरह है कि इनकी कीमत ये है।
2,000 रुपये kg। सही है। अभी जो हमारे पास हामला जानवर है वो फॉर सेल है। छोटे भटोरे वगैरह तो नहीं देते आप? छोटे बच्चे कोई नहीं, 4 माह 5 माह 2 माह? वो नहीं हम सेल करते। सर लास्ट पे बताइएगा कि एक नया बंदा है वो कारोबार स्टार्ट करना चाहे गोट का, तो आप क्या समझते हैं कि उसी लिहाज से करे कि जो तैयार बकरियां और बकरा ख़रीदे? क्योंकि बहुत से लोग अपने घर की डेयरी की ज़रूरियात पूरी करनी चाहते हैं और घर के जगह के हवाले से भी बकरियां तो ऐसी हैं, अगर आप बालकोनी में रख सकते हैं, एक कमरे में रख सकते हैं, घर के लॉन में आप इनको रख सकते हैं, इनके लिए एक बहुत बड़ी शेड वगैरह की ज़रूरत तो नहीं होती। तो इस हवाले से एक नए बंदे को बिज़नेस के लिए या अपने घर की ज़रूरत के लिए बकरियां चाहिए, तो आप उसको फार्मिंग का मशवरा क्या देंगे? वो कहाँ से, कितनी बकरियों से और कितनी तकरीबन इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकता है? देखिए जी, अगर तो बंदे ने पूरा साल दूध लेना है फिर तो असूली तौर पर उसे 4 बकरियां रखनी चाहिए। 4, क्योंकि एक बकरी मर भी सकती है। 2 बकरियां उसकी क्रॉस होंगी अक्टूबर में, 2 होंगी तकरीबन मार्च में, तो वो सारा साल उसको 2 बकरियों का दूध मिलता रहेगा। अब बाज़ औक़ात उनके थान भी ख़राब हो जाते हैं, एक बकरी बीमार होगी, एक बकरी ने मार गई, कुछ भी होगा समथिंग, तो उसका सर्कल चलता रहेगा। 4 बकरियों से वो अपने घर की दूध की ज़रूरत पूरा साल पूरा कर सकता है। वैसे तो 2 से भी हो सकती है, लेकिन अगर वो 4 बकरियां रख लेता है ना तो फिर वो नॉन स्टॉप चलता रहेगा। ना 4 बकरियों के साथ एक बकरा है? हाँ, बकरा लाजमी है। देखें बकरी बेशक एक हो या बकरियां 20 हो या 50 हो या 100 हो, अगर आपके पास बकरा नहीं है ना तो वो बकरियां आपकी किसी काम की नहीं। मतलब 20-30 बकरियां भी हों तो एक ब्रीडर बकरा जो है आपको गुजारा कर जाएगा? हाँ, बकरी एक हो या 20 हो, बकरा लाजमी चाहिए। हम लोग करते क्या है, बकरियां ले आते हैं, बकरा बाद में ढूंढने चल पड़ते हैं या लेते ही नहीं, कहते हैं किसी से लगवा लेंगे। ये बुनियादी हामी है हमारे अंदर। आप बकरा टॉप क्वालिटी का खरीदें, बकरी बेशक नॉर्मल खरीद लें, बकरे पे समझौता ना करें। अगर आपके पास बकरा, आपकी बकरियां टाइम से क्रॉस हो जाएंगी, आपका उसमें वक्त ज़ाया नहीं होगा। कुछ बकरियां आपको पता नहीं चलता क्रॉस कहीं से करवा के लेके आए हैं, वो नहीं ठहरती। सर एक बिज़नेस फिजिबिलिटी है, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे तकरीबन 5 जानवरों की इन्वेस्टमेंट लगभग 10 लाख के राउंड अबाउट है। एक बंदा यहाँ से अपने बिज़नेस को स्टार्ट करता है, तो आप क्या कहते हैं कि इस फार्मिंग में अगर आपने प्रॉफिट की सूरत में या रेवेन्यू की सूरत में जाना है तो 2 साल का आपको पीरियड दरकार होगा, 3 साल का टाइम ऑफ पीरियड दरकार होगा, जहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट भी रिकवर होती है आपको नज़र आए और आपकी फार्मिंग भी बढ़ती हुई नज़र आए? देखिए, अगर तो आपने डेयरी पे काम करना है, गोट डेयरी पे, और आप चाहते हैं कि आप 1 साल के अंदर अंदर मुनाफे में आ जाएं, फिर तो आपको एक्सपर्टीज़ के साथ, ब्रीड के साथ आना पड़ेगा। मतलब एक ही बार आप किसी अच्छे फार्म से रेडी टू ब्रीड जानवर ले लें, जो आपके फार्म पे जाने के बाद 1-2 माह में वो बच्चे दे दे, आपके पास पूरा सेटअप हो, आपके पास खुराक हो, आपके पास एक्सपर्ट्स हों, तो वो आपका उसी वक्त दूध आ जाएगा, दूध को प्रोसेसिंग में डाल लें और आपका आमदन शुरू हो जाएगी। इस एक तो मॉडल ये है। और अगर आपने डेयरी में आना है तो इस तरह ही आएंगे, वरना आप फिर कई साल लग जाएंगे और आप आते आते ही रह जाएंगे रास्ते में ही। दूसरा सेक्टर है इसमें, वो ये है कि आप बकरे ले लें कुर्बानी के, तो वो हर साल ख़रीदें, वो बेच दें। अब ये बड़ा आसान काम है, तो मैं समझता हूँ कि अगर आप इकट्ठी ब्रीड लेके सरमायाकारी के साथ नहीं आना चाहते तो फिर आपको बुनियादी काम बकरों का करना चाहिए, वो आपका एक आमदन का ज़रिया बन जाएगा। सही है। उसके साथ साथ बेशक आप बकरियों का भी कोई ना कोई मॉडल बना लें। जी सर जी, बहुत से लोग वीडियोस देख के चाहते होंगे आपसे रब्ता करना, तो आप काइंडली अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा जिससे रब्ता किया जा सके आपसे। 0334 64 74 113, 0334 64 74 113। और विवाद बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि ताकि हमारे पाकिस्तान के लोगों को एक तो डेयरी की फार्मिंग की समझ आ सके और फ़र्क पता चले कि गोट में कितने तरह का आप बिज़नेस कर सकते हैं। और जैसा कि ये बेअन ही हक है, सही बात है कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन समझा जाए, सोचा जाए और इस पे वर्किंग की जाए और तहम्मुल और इस्तकामत से इस फार्मिंग को अगर किया जाए तो। इसके साथ ही अपने मेज़बान हाफ़िज़ इकराम को दें इजाज़त। इंशाअल्लाह नई वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।